once again. In this video we will learn about the competitive analysis part. Alright, so what is competitive analysis and why we should do it? देखो, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो कि दुश्मनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दोस्तों के बारे में हो ना हो, ठीक है, जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हो उसके आपको यू कैन से वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर कॉम्पीटिंग विद समवन. ओके, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का फंडा ये होता है कि आपने अब तो कीवर्ड आइडेंटिफाई हमने कर लिया, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से हम कीवर्ड एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, क्या चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे. कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं. अब हमने कीवर्ड एक सेलेक्ट कर लिया, मान लो कोई भी कीवर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ही कीवर्ड है हमारा. डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया कि दिस इज द कीवर्ड ऑन विच आई वांट टू रैंक माय वेबसाइट. ठीक है, आप मल्टीपल कीवर्ड ले सकते हो, फिलहाल के लिए हम एक लेते हैं समझने के लिए. तो डिजिटल मार्केटिंग इज द कीवर्ड. अब आप क्या करोगे कि अब इस कीवर्ड को आप सबसे पहले जाओगे और गूगल पे इसको आप यू विल डिप्लॉय दिस कीवर्ड इन गूगल सर्च बार. आपने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा, ठीक है. अब यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट्स आएंगे उन वेबसाइट्स को आपको एक एक करके उन वेबसाइट्स पे आपको जाना है. अब जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले तो जब SERP पे ही जो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे उसमें आपको वहाँ पे भी आपको चीज़ें देखनी. क्या देखनी? मेटा डेटा देखना है. मेटा डेटा में आपको क्या क्या देखना है कि टाइटल किस तरीके से डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से डाल रखा है, टाइटल में कीवर्ड्स पहले डाला हुआ है, बाद में डाला हुआ है, कैरेक्टर लिमिट कितनी रखी है इन्होंने. तो देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा तभी तो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है. तो ये सारी चीजें आपको देखने से आपको आइडिया लग जाए कि आप जब अपना पेज टाइटल लिखोगे, आप जब अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो उसको किस तरीके से लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखनी होती है. टाइटल लेंथ वगैरह, कीवर्ड इन टाइटल, प्रॉपर टाइटल टैग्स एंड ऑल व्हेन एनालाइजिंग कंटेंट. अब इसके बाद आप वेबसाइट पे जब इस पे आपने क्लिक किया और इसकी वेबसाइट पे आप चले गए, ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हो? टॉपिकल रिलेवेंस. ठीक है, टॉपिकल रिलेवेंसी आप देखते हो कि जिस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है. मान लो डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये जो पेज ओपन हुआ है इसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डेप्थ में इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की हुई है या कुछ पार्ट है जो वो मिस कर रहा है. ठीक है, तो आपको इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं. मतलब इस वेबसाइट में जो वीक पॉइंट्स है, जो लूप होल्स है, उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है एक तरफ, और एक तरफ इसके जो स्ट्रेंथ है, इस वेबसाइट ने जाहिर सी बात है टॉप पे रैंक करा है, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें होगी तो वो भी आपको लिखना है. तो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करोगे, जो लूपहोल्स होंगे उसको फिर आप अपनी वेबसाइट से दूर रखोगे. मान लो इस डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक में उसने कोई पार्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग का जो उसने मेंशन नहीं किया होगा, उसको आप मेंशन करो. ठीक है, आप किस तरीके से उसने फॉर्मेट किया हुआ है अपने यू कैन से ब्लॉग को या अपनी पेज को, वो आप देखोगे. तो पहला है टॉपिकल रिलेवेंसी, कि रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है. देन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट और मीडिया दे आर क्रिएटिंग. सेम चीजें हैं कि किस तरीके की कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं. देन वर्ड काउंट. अब देखो, वर्ड काउंट पे काफी डिबेट चलता है. अलग अलग मार्केटर्स के, अलग अलग डिजिटल मार्केटर्स के अलग अलग इस बारे में यू कैन से टेक है. सिंपल इफ आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, तो ऐसा कुछ खास वर्ड काउंट का आपका देखो रोल, अगर बहुत कम आपने लिख दिया है, 300 to 500 वर्ड्स में आपने अगर लिख दिया है, मिनिमम तो आप कोशिश करना 300 वर्ड होने ही चाहिए किसी भी पेज पे. ब्लॉग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल जो किसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का वेबसाइट है या किसी प्रोडक्ट पेज है तो उस पर तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हो तो ज़्यादा हो जाता है. तो 300 वर्ड तो होने चाहिए. ब्लॉग में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 700 रखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1000 के आसपास रखो, कोई कहता है 2000 रखो, 3000 रखो. तो देखो, आपको बहुत कम भी नहीं रखना है. ऐसा नहीं कि आपने 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स में लिख दिया कंटेंट. तो जिस यू कैन से कंटेंट जहाँ पे कम रहता है तो गूगल को लगता है कि इस टॉपिक को इसने इन डेप्थ कवर नहीं किया हुआ है, तो आपको बहुत कम भी नहीं रखना है. और बहुत ज़्यादा के चक्कर में आपको टॉपिक को एग्जेजरेट नहीं कर देना है. ऐसा नहीं हो कि आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो और क्वालिटी आपकी नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो ज़्यादा कंटेंट भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है. आपको इस तरीके से लिखना है कि आप जिस भी टॉपिक पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो इन डेप्थ कवर हो जाए. अब कितने में हो जाए ये आप पे डिपेंड करता है. मैंने एक, अगर आप इसको कहो कि यू कैन से एक एवरेज कितना होना चाहिए, तो
यू कैन कीप इट लाइक 1300 to 1500 के आसपास आप कोशिश करना इसको रखने का। इससे ज़्यादा रख सकते हो, मतलब इससे कम नहीं रखना। मैं ब्लॉग की बात कर रहा हूँ मेनली। अगर सर्विस प्रोवाइडिंग पेज है ये सारी, तो उस पर 300 से ऊपर रखना, 300 से कम मत रखना, ठीक है। इस पे बहुत डिबेट है, बहुत डिस्कशन है। गूगल ने अपने तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं है कि ये एक वर्ड काउंट है जो कि आपको फॉलो करना है, बट एज पर एक्सपीरियंसेस आप भी 2 4 साल 5 साल काम कर दोगे, आपको भी आइडिया लग जाएगा फील्ड में। तो वर्ड काउंट का ये सीन है। देन द डेप्थ ऑफ डिटेल्ड कवर, तो ये चीज मैंने आपको बता ही दी कि किसी भी टॉपिक को अगर उसके बारे में अगर आप लिख रहे हो तो उसको डेप्थ में आप कवर करो, तो उसके हेल्प से गूगल को लगता है कि आपका कंटेंट जो है वो रिलेवेंट है, एंड देन वो आपकी रैंकिंग जो है उस पर वो फोकस करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते समय। इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती है, जैसे DAPA आपको देखना होता है, बैकलिंक के स्कोर जो होता है वो देखना होता है अपने कॉम्पिटिटर्स का। तो ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने ऑफ पेज SEO वाला जो पार्ट था वो नहीं देखा है। तो उसमें आपका DA जो होता है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर कितना है उस वेबसाइट का, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें चेक करनी होती है। इसके लिए भी आपके टूल हैं, जो अभी मैंने आपको टूल्स बताए उसमें से मोज था, उसमें मोज पे जाके आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर का जो है डोमेन नेम डालोगे, वहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। तो वो वाला जो पार्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के जो टूल्स का हम यूज करेंगे वो वेबसाइट ऑडिट करते समय मैं आपको बता दूंगा, या जब हम ऑफ पेज SEO खत्म कर लेंगे तो उसके बाद मैं इसके टूल्स को आपको बता दूंगा। उसमें जो चीज़ें आपको देखनी है, बैकलिंक के स्कोर कितना है, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। डोमेन एज कितना है, कौन से कंट्री में रजिस्टर्ड है, किस तरीके से है, तो ये हम कवर कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वाले पार्ट में। अभी मैंने आपको थ्योरी बता दिया। प्रैक्टिकल के लिए आपको जो मैंने अभी टूल बताया था मोज का, उसका भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ये आपका मोज टूल है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड, यहाँ पे फ्री SEO टूल्स पे आप गए, कॉम्पिटिटिव रिसर्च पे आपने क्लिक करा, और कॉम्पिटिटिव रिसर्च पे क्लिक करने के बाद हेयर यू कैन पुट द URL ऑफ योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे अमेजोन का URL डालता हूँ, amazon.in मैंने डाला और फाइंड कॉम्पिटिटर्स में मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप बेसिकली आप अपना URL डालोगे और देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जब मैंने अमेजोन का URL डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका URL, इसका जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पे फेसबुक दिखा रहा है, इंस्टाग्राम दिखा रहा है, यूट्यूब दिखा रहा है, Etsy दिखा रहा है, amazon.com। अभी मैंने amazon.in डाला है, दैट्स वाई amazon.com यहाँ पे दिख रहा है। देन ट्विटर है, गूगल प्ले, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, इंडियन एक्सप्रेस, माई पोस्ट, कोरा, ये सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही है। इनका यहाँ पे DA दिख रहा है 96, ये सारी चीज़ें, स्पैम स्कोर है, आई होप ओके। तो रिलेवेंसी, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे। तो ये डोमेन अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें, ओवरलैप, ये सारी चीज़ें अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। जब हमारा ऑफ पेज वाला पार्ट हो जाएगा देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो आई होप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो चीज जो है मेजर, कीवर्ड एनालिसिस और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये आप SEO करते समय इस पे ज़्यादा फोकस आप करना, बाकी के जो पार्ट्स हैं आपके वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।